Dear students, this is my third lecture on chapter number 3, kinetic theory of gases and radiation. Today there are two main points which will be discussed in this lecture: law of equipartition of energy and degree of freedom. Degree of freedom is very important point you have to understand in this lecture. Now, the law of equipartition of energy, we have seen that kinetic energy of a single molecule की x डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी vx, और y एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vy, and in the direction of z axis the velocity will be vz. So therefore what will be the kinetic energy of that molecule, that is a single molecule, half mvx square. m क्या है? मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और vx है x एक्सिस के डायरेक्शन में उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, दैट इज vx. तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m vx स्क्वायर, और y एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी है vy, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m vy स्क्वायर, और z एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी है vz. तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m vz square. Now, for a gas at a temperature T, the average kinetic energy per molecule is denoted by this one. मतलब ये क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. दिस विल बी इक्वल टू half m vx square plus half m vy square plus half m and vz square. But we know that the mean energy per molecule is 3/2 kBt. जो मीन एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल वो होता है 3/2 kBt. kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, and T is the temperature, that is the absolute temperature. Since there is no preferred direction x, y or z, तो therefore ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू हाफ kBt, एंड दिस विल बी आल्सो हाफ kBt, एंड दिस विल बी आल्सो हाफ kBt. तो देयरफॉर यू कैन राइट this one, that is 1/2 m vx square is equal to 1/2 m vy square, and this is equal to 1/2 m vz square is equal to 1/2 kb into t. तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई हाफ kBt, इसकी वैल्यू हो गई हाफ kBt, एंड दिस वन इज आल्सो हाफ kBt. तो हाफ kBt प्लस हाफ kBt प्लस हाफ kBt, तो टोटल विल बी 3/2 kBt. Therefore, the total kinetic energy contributed to the molecule, translational kinetic energy. Translational energy, कौन सी translational energy? Total translational energy contributed to the molecule. अब यहाँ पे हो जाएगा हाफ kBt, हाफ kBt एंड हाफ kBt, और टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 3/2 kb into t.
Now the second point is the degree of freedom. This is a very important point to understood what is the degree of freedom. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन ए मॉलिक्यूल कैन डू इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक मॉलिक्यूल कितने तरह के मोशन को परफॉर्म कर सकता है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे. जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसके साथ साथ ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है. दिस इज ए रोटेशनल मोशन, मतलब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन. तो ये दूसरे टाइप का मोशन हो गया. और अगर इसके साथ साथ ये वाइब्रेशनल मतलब ऑसिलेट भी कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये तीसरे तरह का मोशन हो गया. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन ए मॉलिक्यूल कैन डू, इन हाउ मेनी डायमेंशन इट कैन मूव. एक मॉलिक्यूल कितने डायमेंशंस में मूव कर सकता है उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे. जैसे ये मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और जेड में भी मूव कर रहा है. तो ये तीनों ही डायमेंशंस में मूव कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3. तो अनदर डेफिनेशन ऐसे भी हम दे सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. अगर एक मॉलिक्यूल ये तीनों ही मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स how many types of motion a molecule can do, how many coordinates can specify the location of a molecule is called degree of freedom. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज दैट, मान लिया कि एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है. देयर आर 2 एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल. There are two atoms in this molecule. So now this molecule can move along the y-axis. यह molecule y-axis के along move करने के लिए free है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. तो यह y-axis के डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है. ऐसे ही अगर ये z-axis है तो this molecule is free to move along the z-axis. वाई एक्सिस में भी फ्री है, जेड एक्सिस में भी फ्री है. ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है और इसके साथ ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूव करने के लिए फ्री है. और यह मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है. दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है. लेकिन जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके साथ साथ ये भी मॉलिक्यूल उसके साथ मूव करेगा. दिस एक्सिस इज रिस्ट्रिक्टेड, वन रिस्ट्रिक्शन हियर, देयर इज ए वन रिस्ट्रिक्शन. अलग अलग ये दोनों मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते. ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये मॉलिक्यूल इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन y एक्सिस के डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल मूव करेगा लाइक दिस और दिस, ऐसे मूव कर सकता है. z एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ऐसे ही ये मॉलिक्यूल y एक्सिस में मूव कर सकता है, z एक्सिस में भी मूव कर सकता है. लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सेपरेटली, बिकॉज बोथ आर बाउंडेड along the x एक्सिस, तो यह अलग से x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा और ये अलग से नहीं करेगा. ये दोनों जब भी मूव करेंगे एक साथ मूव करेंगे. तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि x एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल सेपरेटली मूव नहीं कर सकते. तो देयरफॉर वन मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड हियर, वन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड. वन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कितने तरह का मूवमेंट कर सकता है? 3 तरह का मूवमेंट कर सकता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में. और
कुल कितने मालिक्यूल्स हैं? 2 मालिक्यूल्स हैं। तो 3 इंटू 2। अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो 6 टाइप के मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर दिस विल बी 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। यहाँ पे 5 फ्रीडम है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। इन केस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मान लो कि सिंगल मॉलिक्यूल है, किसी सिंगल एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इन केस ऑफ सिंगल एटम, in a molecule. So therefore this single atom is free to move along the y-axis. It is free to move along the y-axis. It is free to move along the x-axis. There is no any restriction. It is free to move along the z-axis also. So therefore how many degrees of freedom will be here? Here there are 3 freedom. Three degrees of freedom. Now similarly, now if there are 3 atoms in a molecule, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, और सपोज दैट वो एटम्स लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, देयर आर 3 एटम्स। तो सिंगल एटम के कुल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। इस सिंगल एटम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। और इस सिंगल एटम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 3। बट दिस इज ए शेयर्ड इन बोथ, इन दोनों के बीच में शेयर्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है। यह मॉलिक्यूल अकेला इधर मूव नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल अकेला इधर या उधर मूव नहीं करेगा। जब भी मूव करेंगे दोनों साथ में मूव करेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, यह मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इसी तरह से यह मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है। सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल एटम मूव नहीं करेगा, दोनों एक साथ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है। तो टोटल रिस्ट्रिक्शन कितने हो गए? 3 रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 3, देयर आर 3 एटम्स। ये हम बात कर रहे हैं 3 एटम्स का, 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हैं और वो तीनों एटम्स नॉन लीनियर हैं। तो एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और कुल कितने मॉलिक्यूल्स? 3। तो 3 इंटू 3 माइनस restricted 3, एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ, तो 3 रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ सिंगल आइटम मूवमेंट नहीं करेगा, दोनों साथ में करेंगे। तो देयरफॉर कुल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 9 माइनस 3 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सपोज दैट अनदर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कुल 3 आइटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 आइटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन ये नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर है, तीनों लीनियर है। 3 आइटम्स हो गए। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, इसके भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इसके भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लेकिन यह रेस्ट्रिक्टेड है और यह भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो टोटल रिस्ट्रिक्शंस कितने हो गए? 2। तो देयरफॉर 3 मॉलिक्यूल्स into 3 because there are 3 degrees of freedom for each molecule, and minus or that is how many restrictions are here? There are 2 restrictions are here. So therefore it will be 3 into 3
माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो देयर आर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह के होंगे, इसमें लीनियर भी होगा, लीनियर मोशन भी होगा, प्लस रोटेशनल भी होगा। और क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। Oscillatory. So therefore, how you can define the degree of freedom? Now, how can you define the degree of freedom? The number of, ये पहला definition ये है कि the number of motions of a molecule of a gas is its a degree of freedom. Second definition है, alternate definition, the number of coordinates required to specify the position and orientation of a molecule in the space is called degree of freedom. So now, what is the general formula to find the degree of freedom? कॉमन फार्मूला हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और वो कॉमन फार्मूला है D, that is a degree of freedom, is equal to 3n minus r. n क्या है, n is the atomicity, and r जिसको हम restriction कहते हैं, restriction, that is a relation independent. तो इस फार्मूले से हम किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का मतलब ये हुआ ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम है। फॉर एग्जांपल हीलियम इज द मोनोएटॉमिक, हाइड्रोजन इज आल्सो मोनोएटॉमिक। तो इसमें सिर्फ एक ही एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, D इज इक्वल टू 3 इंटू n। n क्या है, एटॉमिसिटी है, इसमें सिर्फ एक ही एटम है, तो देयरफॉर इंटू 1। और रेस्ट्रिक्शन कितना है, इसमें एक ही एटम है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 0। दिस इज इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन 0 कैसे है। यह एक एटम है जो मॉलिक्यूल के अंदर है, एक ही एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये y एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, x एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और z एक्सिस में भी मूव कर सकता है। तो 1 2 3 x एक्सिस की वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, y के लिए, z के लिए, तो इसमें टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं, डायटॉमिक। डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, उसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल N2 इज द डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके साथ H2 है, H2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके साथ O2 है, ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, फार्मूला वही यूज करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, देयर आर 2 नंबर ऑफ आइटम्स, तो देयरफॉर इंटू 2 माइनस इसमें रेस्ट्रिक्शन कितना होगा, 2 आइटम्स हैं, 1 एटम एंड 1 एटम, तो ये जो होगा ये रेस्ट्रिक्शन होगा, तो एक रेस्ट्रिक्शन है इसमें -1, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। अब एग्जांपल लेते हैं ट्राइएटॉमिक। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, वो लोकेशन 3 तरह से हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है। ये मॉलिक्यूल है, 1 एटम, 2 एटम और 3 एटम।
ये तीनों लीनियर हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, इसलिए इनको हम बोलेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। तो अगर लीनियरली एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7, इसलिए कि 3 इंटू नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, टोटल 3 एटम्स है, 3 इंटू 3। और यहाँ रेस्ट्रिक्शन कितना है, मतलब आर कितना है, रिलेशन इंडिपेंडेंट 1 and 1 2, तो -2, तो 9 - 2 दैट इज 7, तो यहाँ 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। लेकिन इन केस ये लीनियर नहीं है, दीज आर नॉट लीनियर, तो लीनियर नहीं है तो ऐसे हो सकता है। तो एटम्स का नंबर तो उतना ही रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 इंटू n, यहाँ भी 3 ही एटम्स हैं 1 2 and 3, बट रेस्ट्रिक्शंस आर 3 हियर। एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है और तीसरा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, तो 3 रेस्ट्रिक्शंस है। तो -3 9 -3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। नाउ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कंसिडर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन O2 N2, दीज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक का मतलब इसके अंदर 2 एटम्स हैं, तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पे होगा, दूसरा एटम यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 3 एक्सिस हमने लिया है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, बिकॉज दिस इज इन द स्पेस इन द 3 डायमेंशन। तो नाउ you know that molecule can perform either along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis। मॉलिक्यूल 3 एक्सिस में मोशन परफॉर्म कर सकता है, x एक्सिस में कर सकता है, y एक्सिस में कर सकता है और z एक्सिस में कर सकता है। तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, ट्रांसलेशनल इसमें 3 हो गए, इसलिए कि 3 एक्सिस के लॉन्ग ये मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3। इसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट लाइक दिस। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और इसके साथ साथ ये वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ऐसा रोटेट कर सकता है। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा अबाउट द जेड एक्सिस। लेकिन यह मॉलिक्यूल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसके साथ साथ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ साथ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होंगे। रोटेशनल, और ये 2 होंगे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक बार मैं और इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रांसलेशनल क्या होगा और रोटेशनल क्या होगा। ट्रांसलेशनल मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, इसलिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। और रोटेशनल मतलब कि यह मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अबाउट, इसे इसको हमने जेड एक्सिस लिया है तो ऐसे रोटेट कर सकता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ वाई एक्सिस में भी रोटेट कर सकता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है स्ट्रक्चर के ऊपर, या रिस्ट्रिक्टेड है। तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इस तरह से नाउ ड्यू टू रोटेशनल मोशन the moment of inertia about z axis is iz and moment of inertia about
y-axis is Iy. Now the angular speed about z-axis is omega z, or angular speed about the y-axis is omega y. So therefore the total energy due to rotational and translational degree of freedom, total kinetic energy, therefore the total energy due to translational and rotational degree of freedom. This total energy E is equal to E, that is energy due to translational degree of freedom, plus energy due to rotational degree of freedom. So therefore you can write ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, जेड एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम इज द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल इनटू वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस रोटेशनल जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ आई अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इंटू ओमेगा जेड स्क्वायर प्लस हाफ about y-axis because the molecule is rotating about the y-axis also, therefore half I y into omega y square. Now this is equation number 1, suppose that. So now here this contribute how much energy in the total energy, 1 by 2 kBt. This contribute how much total energy, how much energy in the total energy, 1 by 2 kBt. Similarly these all contributed the energy half kBt. Now however the real molecules contain covalent bonds between the atoms and therefore can perform additional motion like vibrational motion of atoms about the mean position, like one dimension harmonic oscillator. Such molecules therefore possess the additional degree of freedom corresponding to different modes of vibration. In diatomic molecule like O2, diatomic molecule like O2, N2, CO, these are diatomic molecules. तो इन molecules में क्या होता है, जो real molecules हैं वो covalent bond से bounded होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कंसिडर किया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इनके अंदर एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और वो होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं, तो दिस मोशन एड्स एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन टू टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह टोटल एनर्जी में ऐड हो जाता है. तो ड्यू टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यू कैन राइट द एनर्जी. अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई वाइब्रेशन की वजह से, एक तो ट्रांसलेशनल, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू E ट्रांसलेशनल प्लस
एक दूसरी एनर्जी कौन सी होगी, ई ड्यू टू रोटेशन, दैट इज अ रोटेशनल। और अब तीसरी एनर्जी कौन सी ऐड हो गई, ई वाइब्रेशनल। इसलिए कि यह मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं, इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी ऐड हो जाएगा। तो नाउ द टर्म एनर्जी वाइब्रेशनल कंसिस्ट ऑफ टू कंट्रीब्यूशंस, वन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड द अदर फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो देयरफॉर ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी टर्म हो गया, इसलिए कि जो मॉलिक्यूल है वाइब्रेट कर रहा है यू वेलोसिटी से और मास m है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो नाउ हियर u क्या है, u इज द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, और r क्या है, r इज द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स फॉर फॉर्मिंग ऑसिलेशन, r सेपरेशन बिटवीन द atoms performing the oscillation, and k is related to the force constant, k force constant है। तो अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी, तो एक टर्म कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 इंटू के बी इंटू टी। तो 1/2 के बी इंटू टी, 1/2 के बी इंटू टी, तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन। और ड्यू टू ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशनल में एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म है, तो ट्रांसलेशनल के लिए हो जाएगा 3 इंटू 1/2 के बी टी। इसके साथ यहाँ रोटेशनल भी है, कितने टर्म्स हैं, 1 and 1 2, तो रोटेशनल के लिए कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन द टोटल एनर्जी 2 इंटू 1/2 इंटू के बी टी। तो देयरफॉर फॉर ए गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए टेम्परेचर T, द एवरेज एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म दैट इज 1/2 kBT। Listen again. For a gas in thermal equilibrium at a temperature T, the average energy for molecule associated with each quadratic term 1/2 kBT. The law of equipartition of energy is valid for high temperature and not for the extremely low temperature where quantum effects becomes important. Now next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.